Good afternoon, students. Today we will discuss about the new topic, that is mass selection. After that, we will discuss about the progeny selection and their modifications. Okay, let us start the mass selection. Mass selection means it is a second method for the improvement of self-pollinated crops such as rice and wheat. Okay, actually this mass selection is used for the both crops, uh, means self-pollinated as well cross-pollinated species. And the meaning of, or we can say the definition of the mass selection is, we are selecting a large number of the plant which are the very similar to phenotype. Okay, after the selecting the plants which are very similar to phenotype, then the selected seed are, means we will mix them, and this mixed population are grow for the next generation. Okay, or this often population are selection more uniform than the original population. Okay, so that is the meaning is that just we are selecting means many plants from the original population which are very phenotypically similar, then the selected plants, seed of the selected plant, we will mix them and constitute a new population which are very similar to parental population. Okay, so this is the mass selection. This is the standard procedure of the mass selection. In this procedure, what we are doing in first year, we are selected a several plant on the basis of the phenotypes. Okay, चलो हिंदी में समझाते हैं. मतलब कि जो सपोज कि बेस पॉपुलेशन है, उस बेस पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स हैं विच आर वे नॉट जेनेटिकली सिमिलर. ओके, जेनेटिकली वो सिमिलर नहीं है, मीन्स उनका जो जीनोटाइप है वो हिट्रोजीनस है. ओके, मतलब डिफरेंट जीनोटाइप्स प्रेजेंट है पॉपुलेशन के अंदर. ओके, तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट ईयर, जिसको फर्स्ट सिलेक्शन साइकिल भी बोल रखा है. ठीक है, मतलब फर्स्ट सिलेक्शन साइकिल के अंदर क्या करते हैं, उस फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारे प्लांट सेलेक्ट करते हैं और उन प्लांट्स को कोई भी क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड मैटिंग नहीं करेंगे. ओके, रेस्ट्रिक्टेड मैटिंग का मतलब होता है कि ये प्लांट इस पर्टिकुलर प्लांट के साथ में पॉलिनेशन करवाना है, मीन्स उसमें ओपन पॉलिनेशन होने देंगे. कोई भी किसी के साथ में मैटिंग कर सकता है, कोई भी पॉलन के किसी भी स्टिग्मा के साथ जहाँ के साथ पॉलिनेट कर सकता है, फर्टिलाइजेशन वहाँ हो सकता है. ओके ना, मीन्स वहाँ पे क्या हो रही है, रैंडम मैटिंग चलती है. ठीक है, वहाँ पे एक रैंडम मैटिंग चल रही है उस पॉपुलेशन के अंदर जो फर्स्ट ईयर के अंदर है, और उसके अंदर क्या हो रहा है, उसमें ओपन पॉलिनेशन हो रहा है. मतलब ओपन पॉलिनेशन और रैंडम मैटिंग लगभग एक जैसा ही होता है. मतलब कि कोई किसी के साथ भी पॉलिनेशन का, कोई किसी के साथ भी मैटिंग कर सकता है. ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन पॉलिनेशन, और ये होता है हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर. ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू इन द सेकंड ईयर, और वी कैन से द सेकंड सिलेक्शन साइकिल. जो सीड हमारे को मिला है, ओके, जो सीड हमें मिला फर्स्ट ईयर के अंदर, उन सभी सीड्स को बल्क कर लेना. बल्क का मतलब यहाँ है कि उनको मिक्स कर लेना. उन सारे सीड्स को हम क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके सेकंड ईयर के अंदर जाके उसमें फील्ड के अंदर ग्रो कर देंगे उनको. ठीक है, सोइंग कर देंगे, बाद में वो ग्रोथ होगा उनका. ठीक है, और उसके बाद में अगेन हम क्या करेंगे, फिर फिनोटिपिकली अपन सेलेक्शन करेंगे. तो सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स होते हैं. उन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट के अंदर ओपन पॉलिनेशन होने देते हैं, और ओपन पॉलिनेशन होने के बाद में उनमें रेंडमली हम प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि सुपीरियर होते हैं. अब यहाँ पे समझना है कि सुपीरियर का क्या, किस बेसिस में हम सुपीरियर बोलेंगे. सुपीरियर इन द सेंस कि उसका हमें क्या ऑब्जेक्टिव है. सपोज करो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे को ऑयल क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो ऑयल क्वालिटी के लिए कौन कौन से ट्रेड रेस्पॉन्सिबल है, उन ट्रेड को हम सेलेक्ट करेंगे. हाँ,
जिसके अंदर मतलब ऑयल क्वालिटी मीन्स उसके अंदर जो पूफा कंटेंट होता है, मतलब जो फैटी एसिड्स कंटेंट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सपोज करो कि फोल्डर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि फोल्डर हमें ज़्यादा मिला, तो हम प्लांट हाइट जिस प्लांट की ज़्यादा होगी हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सपोज करो कि हमें यील्ड ज़्यादा चाहिए, तो हम यील्ड के लिए जो यील्ड एंड इस कंपोनेंट ट्रेड को हम ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोडक्टिव टिलर, प्लांट हाइट, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर पेनिकल, ठीक है। और जितना प्लांट हाइट कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसी के बेसिस पे हम सुपीरियर प्लांट को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके सेकेंड ईयर में जाके उनको मिक्स कर ग्रो कर देते हैं, और अगेन अपन वापस से फिनोटिपिकली सिलेक्शन करते हैं। और जो ये सिलेक्शन साइकिल है ये बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है ना। मतलब दो ही चीज़ें इसके अंदर, ओपन पॉलिनेशन होता है फर्स्ट ईयर के अंदर, बाद में जो सीड मिलता है उसको सेकेंड ईयर में मिक्स करके ग्रो कर देना है। अगेन फिर फिनोटिपिक सिलेक्शन, ओपन पॉलिनेशन, मिक्स, अगेन फिनोटिपिक सिलेक्शन। तो यही बार बार मास सिलेक्शन में चलता रहता है, ठीक है। और मास सिलेक्शन का मॉडिफिकेशन एक मॉडिफाइड मास सिलेक्शन भी होता है, जो कि गार्डनर ने दिया था, ठीक है। गार्डनर ने मॉडिफाइड मास सिलेक्शन दिया था, है ना। और जिसको स्ट्रेटिफाइड मास सिलेक्शन भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड मास सिलेक्शन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने स्लाइड में नहीं लिखा है, लेकिन सोच समझना है, एग्जाम में भी आ सकता है। स्ट्रेटिफाइड मास सिलेक्शन, स्ट्रेटिफाइड मास सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो फील्ड के अंदर एक्चुअल में होता है क्या है कि रैंडम, मतलब कि प्लांट है वो सारे जगह उग रखे हैं, मतलब कि एक ब्लॉक नहीं बना रखे हैं, है ना, कि ये प्लांट इस ब्लॉक में ये प्लांट सेलेक्ट करना है, इस ब्लॉक में ये प्लांट सेलेक्ट करना है, इस ब्लॉक में ये प्लांट सेलेक्ट करना है। तो इस स्ट्रेटिफाइड मास सिलेक्शन में हम ब्लॉकिंग कर देते हैं, ओके, फील्ड के अंदर ब्लॉक बना देते हैं। अब उस ब्लॉक के अंदर जो एनवायरनमेंट मिल रहा है वो होमोजीनस है, ठीक है, और सेकंड ब्लॉक में मोर होमोजीनस है, लेकिन बिटवीन दी ब्लॉक हेट्रोजीनस है, ठीक है ना। मतलब सॉइल फर्टिलिटी ग्रेडियंट तो फील्ड के अंदर होता है, मतलब फर्टिलिटी वेरिएशन है फील्ड के अंदर, ठीक है ना। कहीं पे नाइट्रोजन ज़्यादा है, कहीं पे नाइट्रोजन कम है। तो जहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा है तो वो जो नाइट्रोजन ज़्यादा है जिस ब्लॉक के अंदर, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक होमोजीनस है उन प्लांट के लिए। लेकिन जहाँ पे नाइट्रोजन लो है तो वो लो तो है, लेकिन वहाँ पे सभी प्लांट्स को लो मिल रही है, तो जो सिलेक्शन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ये लो वाले अलग हो गए, ये हाई वाले अलग हो गए, मीडियम वाले अलग हो गए। तो इसमें क्या, स्ट्रेटिफाइड के अंदर हम क्या कर देते हैं, ब्लॉकिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है उन प्लांट्स को एक होमोजीनियस एनवायरनमेंट मिलता है, एक जैसा एनवायरनमेंट मिलता है। तो और बाद में और फिनोटिपिकली हम सेलेक्ट कर देते हैं, और सेलेक्ट करके क्या करते हैं, अगेन मिक्स करेंगे, अगेन फिनोटिपिक सिलेक्शन, मतलब सेम प्रोसीजर है। बस कुछ नहीं होता, जो फर्स्ट ईयर या जो सेकंड ईयर में जो भी प्लॉट हैं उस प्लॉट को अंदर हम ब्लॉकिंग कर देते हैं, ब्लॉक बना देते हैं, जिसके अंदर क्या बनता है, सभी प्लांट्स को एक होमोजीनस एनवायरनमेंट मिलता है। और बाकी ये सारा सेम प्रोसीजर एज इट इज़ चलता रहता है। अब यहाँ पर कुछ मेरिट एंड डीमेरिट देख लेते हैं कि मास सिलेक्शन का मेरिट और डीमेरिट होती क्या है। देखो, सबसे पहली बात है कि अब तुम्हारा बताया है कि मतलब कि जो हमने जो लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि प्योर लाइन, तो प्योर लाइन की क्या हमने देखा था, प्योर लाइन मीन्स वेरी यूनिफॉर्म एंड हैविंग द सेम जीनोटाइप्स, है ना। लेकिन मास सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। जो फाइनल जो वो मिलता है अपन को, जो लास्ट वैरायटी मिलेगी, लास्ट आउटपुट मिलेगा, तो जो लास्ट आउटपुट होगा, लास्ट जो लाइंस मिलेगी वो हेट्रोजीनस होती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, उनकी एडेप्टेबिलिटी में बढ़ जाएगी। तो ये सीधा से एक नोट कर लो, कॉन्सेप्ट है, जो पॉपुलेशन ज़्यादा हेट्रोजेनस है वो ज़्यादा क्या होगी, उसकी एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जो लेस हेट्रोजीनस है या नैरो सेंस है, जिनका मतलब कि क्या बोलते हैं, वेरी यूनिफॉर्म है, जैसे आजकल के हाइब्रिड है वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है, तो उनकी एडेप्टेबिलिटी कम होती है, वो सब जगह नहीं ग्रो कर सकते। लेकिन जैसे वाइल्ड वेराइटीज़ होती है, तो वाइल्ड वेराइटीज़ की क्या है, वाइल्ड वेराइटीज़ की एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तुम कहीं पे भी ग्रो कर ले वो ग्रो कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो वाइल्ड है वो कहीं पे भी जा सकता है। जो ज़्यादा यूनिफॉर्म है और जो नैरो सेंस है, जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन
मतलब जिनका मतलब कि जो जीनोटाइप है लगभग एक जैसा ही है, तो उनकी अडेप्टेबिलिटी भी कम होगी। जिनका जीनोटाइप एक जैसा है तो उनकी अडेप्टेबिलिटी भी कम होगी। मैं जैसे और सिंप्लीफाई करके इसको ऐसा बता दूं कि जो जीनोटाइप है उस पॉपुलेशन के अंदर और सभी का एक जैसा है, अब यदि कोई डिजीज आ जाती है उस जगह, सपोज करो कि रस्ट आ गई वीट के फील्ड में, अगर एक जीनोटाइप अफेक्टेड हुआ तो रिमेनिंग जीनोटाइप भी अफेक्ट होंगे फ्रॉम दी रस्ट। बट यदि पॉपुलेशन हेट्रोजीनस है, या उस पॉपुलेशन को ऐसा बोलते हैं कि ब्रॉड सेंस है, या पॉपुलेशन को हम बोलते हैं कि डिफरेंट जीनोटाइप्स है, तो अगर एक प्लांट में यदि रस्ट आ गई है तो रिमेनिंग प्लांट में रस्ट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सभी का जीनोटाइप अलग है, उनका रिस्पॉन्स अलग अलग है। ठीक है, तो ये वाली एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। हेट्रोजीनस वेराइटीज मोर having the more adaptability than the narrow sense variety. Okay, or broad sense varieties are having more buffering capacity against the fluctuating environmental condition. ठीक है ना, लेकिन जो नैरो सेंस वाली होती है वह वेरी मीन्स हैविंग द वेरी लेस बफरिंग कैपेसिटी अगेंस्ट द फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, या उसको बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन भी बोल सकते हैं, या डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स एनवायरमेंट कंडीशन भी बोल सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा नैरो सेंस में कम हो जाएगा। ठीक है, और जो मास सिलेक्शन का जो टाइम लेता है ना वो कम होता है। जस्ट क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं मास सिलेक्शन में। ओपन पॉलिनेशन हो रहा, सिलेक्शन करना, मिक्स कर दिया, अगेन ओपन पॉलिनेशन, मिक्स कर दिया, बस यही चलता है। तो इस टेकिंग वेरी लेस टाइम। ठीक है, और ये वेरिएबल तो बता ही दिया, क्योंकि जो इसका जो लास्ट प्रोडक्ट लाइन वगैरह जो या वैरायटी जो भी रिलीज हो वो वेरी हेट्रोजीनस होती है। ठीक है, तो इसका मेंटेनेंस भी क्या है, अगर इसका मेंटेन करना है तो क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगा थोड़ा सा। डिमेरिट क्या है? कम डिमेरिट है कि एक तो यूनिफॉर्म नहीं होती। प्योर लाइन तो बहुत यूनिफॉर्म होती है, ये यूनिफॉर्म नहीं होती। यदि तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ ले कि प्योर लाइन और मास सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो प्योर लाइन आर वेरी यूनिफॉर्म बट नॉट मास सिलेक्टेड वेराइटीज़। ठीक है, एंड सेकंड क्या है, इसमें प्रोजनी टेस्ट नहीं होता है, बट इन प्योर लाइन प्रोजनी टेस्ट इज कंडक्टेड। ठीक है, प्रोजनी टेस्ट का मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ब्रीडिंग के अंदर प्रोजनी टेस्ट बेसिस है। ठीक है ना, सारे ब्रीडिंग प्रोसीजर जितने भी हैं ना उसका बेसिस है प्रोजनी टेस्ट। प्रोजनी टेस्ट का मतलब होता है कि जो प्लांट आपने सेलेक्ट किया, आप ध्यान से सुनना, जो प्लांट आपने सेलेक्ट किया है उस पॉपुलेशन के अंदर से क्या वो प्लांट वाकई में सुपीरियर है या नहीं है। सपोज करो कि आपकी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स में से मैंने सेलेक्ट लिया कि ये 20 स्टूडेंट अच्छे हैं, है ना, ये हर एक्टिविटीज़ अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने से तो नहीं होगा ना, है ना, उसका मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। आई हैव टू टेस्ट देम। ओके, तो उनको जब मैं टेस्ट करूँगा वाकई में ये स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या नहीं है, राइटिंग में अच्छे हैं या नहीं, स्पीकिंग में अच्छे हैं या नहीं है, हाँ, तो उनका मैं टेस्ट करूँगा। टेस्ट करके देन आफ्टर आई विल सेलेक्ट अमंग द 20 स्टूडेंट, है ना। तो अब 20 के 20 तो सुपीरियर नहीं निकलेंगे। सपोज करो कि ओनली 5 स्टूडेंट निकले, तो वो 5 ही एक्चुअल सुपीरियर है। रिमेनिंग क्या होंगे 95, मतलब कि 80 तो पहले रिजेक्ट हो गए। अब 20 जो सुपीरियर जो मैं मान रहा था वो नहीं है, अब 15 अगेन रिजेक्टेड हो गए। तो ये प्रोजनी टेस्ट क्या है, मतलब कि जो प्लांट आपने फिनोटिपिकली सेलेक्ट किया, उन फिनोटिपिकली सेलेक्टेड प्लांट को मैं सोइंग करूँगा, सोइंग करके उनकी परफॉर्मेंस को स्टडी करूँगा और फिर उनको सेलेक्ट करूँगा। और प्रोजनी टेस्ट में होता क्या, जनरली चेक वैरायटी के साथ में उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। जैसे स्टूडेंट के लिए और बोल दो 20 मैंने सेलेक्ट किया आउट ऑफ 100, तो 20 प्लांट को किसी एक स्टैंडर्ड कोई स्टूडेंट मान लिया, उसके साथ कंपेयर कर लूँगा कि उसकी परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा आ रही नहीं आ रही। सेम क्वेश्चन दिया, सपोज सेम क्वेश्चन के लिए उन 20 स्टूडेंट की उस स्टैंडर्ड स्टूडेंट से सुपीरियर है या नहीं है। जो उससे सुपीरियर होगा वो आगे बढ़ेगा, या उसके बराबर वाला आगे बढ़ जाएगा, बाकी सारे रिजेक्टेड हैं। तो ये होता है आपका प्रोजनी टेस्ट।
ठीक है। और थर्ड है मे नॉट बी यूनिफॉर्म एज द प्योर लाइन वैरायटी, ये तो हमने पहले बता दिया। प्योर लाइन varieties are very uniform so that the certification process is very easy, but not in the case of mass selection varieties because they are not uniform, or we can say they are not having the narrow sense genotype, or we can say the not having the homogeneous genotype. So the certification process of the mass selected variety is very difficult. तो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे कि मास सिलेक्शन और प्रोजनी सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, लिख देना। प्रोजनी टेस्ट कंडक्टेड इन दी प्योर लाइन, नॉट मास सिलेक्टेड, ब्रॉड नैरो सेंस जीनोटाइप या होमोजेनस जीनोटाइप, इधर हेटेरोजेनस जीनोटाइप। ठीक है, तो इस टाइप से सोच के और भी तुम लिख लेना। अब ये नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं बताता हूँ, ये है आपका थर्ड मेथड है सिलेक्शन का, प्रोजनी सिलेक्शन। अब प्रोजनी सिलेक्शन को कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, प्रोजनी सिलेक्शन और ईयर टू रो मेथड अलग अलग हैं, लेकिन ये मैंने जितना भी देखा है बुक्स में तो ईयर टू रो मेथड एंड प्रोजनी सिलेक्शन आर द सेम। ओके, और ये दिया था ईयर टू रो मेथड है 1908 के अंदर हॉपकिंस ने, और वो किस में स्टडी किया है हॉपकिंस ने, मेज के अंदर। ये बहुत क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। आगे जब JRF का एग्जाम दोगे तो हु गिवन द ईयर टू रो मेथड, हॉपकिंस, इन विच क्रॉप, मेज। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अब ईयर टू रो मतलब जनरली मेज में जो कोब होता है ना, उस कोब को बोलते हैं ईयर बोल देते हैं। जो भुट्टा निकलता है मेज के अंदर पूरा जो दिखाई देता है येलो कलर का, जो आप खाते हैं, उसको ईयर बोलते हैं उस। और ईयर टू रो मतलब जो आपने उस ईयर को सिलेक्ट किया है, उस सेलेक्टेड ईयर को एज इट इज़ नेक्स्ट जनरेशन में मतलब वो एक रो बनाना है। उस रो में उसके एक एक सीड को ग्रो करना है। सपोज करो इस ईयर के अंदर 75 सीड्स हैं, तो 75 को 1 बाय 1 बाय उस रो में सिलेक्ट करना है। सेकंड कोप को 1 बाय 1 बाय लगाना है। थर्ड रो में 1 बाय 1 लगा उसको सीड को सोइंग करना है। मतलब कि एक इंडिविजुअल रो होना चाहिए ऑफ ईच ईयर की। ठीक है ना, तो ये इसलिए इसको ईयर टू रो मेथड बोलते हैं। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि ईयर टू रो मेथड का क्या प्रोसीजर होता है। बहुत सिंपल है ये भी। इसमें क्या है, एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है जो कि फर्स्ट ईयर में हम सोइंग करते हैं। मतलब कि ओरिजिनल पॉपुलेशन हम वही पॉपुलेशन को लेते हैं जिसके अंदर क्या है, मतलब कि वो डाइवर्स जीनोटाइप है, यील्डिंग एबिलिटी उसकी अच्छी नहीं है। मतलब अब जो हम सिलेक्शन मेथड हम क्यों काम में ले रहे हैं, हम क्यों ये पढ़ रहे हैं, हमारे को एक वैरायटी डेवलप करना है जिसकी हाई यील्डिंग हो, प्लस वो डिजीज रेजिस्टेंस और भी कैरेक्टर में वो अच्छी होनी चाहिए। तो उसका हम क्या कर रहे हैं, एक वैरायटी डेवलप कर रहे हैं या उसे हम इम्प्रूव कर रहे हैं बाय दीज मेथड्स। तो उनमें से एक ये मेथड है ईयर टू रो मेथड, है ना। तो ईयर टू ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या हेटेरोजेनस है, अच्छी नहीं है, लो यील्डिंग कैपेबिलिटी है और डिजीज ससेप्टिबिलिटी भी है। तो अब इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में जो सारे मतलब कि जो अच्छे गुण नहीं है ना, अच्छे गुण मतलब उसमें क्या बोलते हैं उसको, मतलब डिजीज ससेप्टिबिलिटी है, लो यील्डिंग कैपेबिलिटी है, तो वो सारी ओरिजिनल पॉपुलेशन में है। और उस ओरिजिनल पॉपुलेशन में मास सिलेक्शन वैरायटी जैसे ही उसको ओपन पॉलिनेशन होने देते हैं। ठीक है, उस फर्स्ट ईयर के अंदर जो पॉपुलेशन है, ठीक, उसके अंदर ओपन पॉलिनेशन होने देते हैं और फिनोटिपिकली एज इट इज़ प्लांट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने मास सिलेक्शन वेराइटीज़ के अंदर किया था कि वहाँ पे भी ओपन पॉलिनेशन होने दिया और बाद में फिनोटिपिकली सुपीरियर जो प्लांट थे उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करके क्या करना है, सेकेंड ईयर के अंदर क्या करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मास सिलेक्शन और ईयर टू रो मेथड के अंदर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोजनी रोज में सिलेक्टेड प्लांट के जो सेलेक्ट, जैसे सपोज करो कि हमने 100 प्लांट सेलेक्ट किए, तो 1 नंबर प्लांट 2, 3, 4, 5 उनके सारे सीड्स को पॉलीथीन के बैग में भर लिए। तो उस पॉलीथीन बैग में सीड को निकाल के उस रो में सोइंग कर देना। फिर सेकंड की सोइंग, थर्ड की सोइंग, 5th, 7, 8, 9 सो ऑन, ठीक ना, अप टू 100 तक उसको हमें सोइंग कर देना है। ठीक है, और बाद में क्या करना है, सोइंग कर दिया, प्लांट सारे उगेंगे, मैच्योरिटी को वो गेन करेंगे। तो उसके बाद में क्या करना है, सुपीरियर प्लांट को अगेन सेलेक्ट करना है और उनमें और सेलेक्ट करना, और जो उसमें मेटिंग
मेटिंग यानी कि जो पॉलिनेशन उसमें चल रहा है, पॉलिनेशन बिहेवियर, वो सारा ओपन पॉलिनेशन होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि सेकेंड ईयर के अंदर और या अपकमिंग जनरेशन के अंदर जहाँ तक आप चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट, जब तक उसको आप जितना डिज़ायरेबल इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वहाँ तक हम कंटिन्यूसली ईयर टू रो मेथड को फॉलो करना है। प्रत्येक जो प्लांट है उसके सीड को एक रो में ग्रो करना है, सेकंड वाले को सेपरेटली, थर्ड वाले को सेपरेटली, फोर्थ वाले को सेपरेटली। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये रोज दिख रही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो, ये रो है, इसलिए बोलते हैं ईयर टू रो मेथड। और बाकी थर्ड ईयर के अंदर भी सेम एज इट इज़ करना जैसे सेकेंड ईयर में किया, और आगे भी आप और फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सेवन्थ ईयर, जितना भी ईयर चाहते हैं, डिज़ायरेबल इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो अप टू दिस इम्प्रूवमेंट तक कंटिन्यूसली जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में फॉलो किया था सेम मेथड, ईयर टू रो मेथड, उसको अप्लाई करना है। और जब डिज़ायरेबल इम्प्रूवमेंट आ जाएंगे बाद में आपको PYT करना है, फिर MYT, और फिर फार्मर को सीड डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। ये है आपका ईयर टू रो मेथड। ओके, अब इसका ये थोड़ा इसका अभी ईयर टू रो मेथड के बाद में इसका मॉडिफिकेशन भी आएगा। इसमें कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ मैंने यहाँ बताई है, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिख रखा है कि ये वेरी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ ही नहीं करना पड़ा। फिनोटिपिकली हम ओपन पॉलिनेशन होने दे रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर, और फिनोटिपिकली प्लांट को हमने सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये रोज के अंदर हमने उगा दिया, और उसको रिपीट करते रहना है नेक्स्ट जनरेशन और उसके बाद की फॉलोइंग जनरेशन में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी नज़र आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम है? ओपन पॉलिनेशन ईयर टू रो मेथड का सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि जो सुपीरियर प्रोजनी होती है ना, उनके अंदर जो पॉलिनेशन है वहाँ पे ओपन पॉलिनेशन हो रहा है। ओपन पॉलिनेशन होने से क्या होगा, उस कुछ प्लांट जो हमने ओरिजिनल पॉपुलेशन है उस ओरिजिनल प्लांट के अंदर कुछ प्लांट सुपीरियर है और कुछ प्लांट इन्फीरियर है। ओके, तो अब सुपीरियर प्लांट यदि किसी जो फीमेल प्लांट है उसको फर्टिलाइज करेगा तो वो सुपीरियर ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उनमें से कुछ प्लांट इन्फीरियर भी तो हैं, विच आर हैविंग द डिजीज ससेप्टेबिलिटी एंड हैविंग द लो यील्डिंग एबिलिटी। ठीक है, अब उसका यील्ड भी कम है, डिजीज ससेप्टेबिलिटी भी है, तो क्या है, वो किसी और फीमेल को फर्टिलाइज करेगा तो उसकी भी खराब कर देगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो इन्फीरियर प्रोजनी उसमें प्रोड्यूस होगी ना, फिर जब इन्फीरियर प्रोजनी प्रोड्यूस होगी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, दो की खराब चीज़ है, तो इट रेड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ सिलेक्शन। समझ में आया कि सुपीरियर प्लांट और इन्फीरियर प्लांट दोनों ही हम फर्टिलाइज करवा रहे हैं, और फर्टिलाइज कराने से क्या, सुपीरियर को ग्रो करता है, इन्फीरियर को ग्रो करेगा, इन्फीरियर प्रोजनी प्रोड्यूस होगा। तो अब इन्फीरियर प्रोजनी प्रोड्यूस विच इज़ नॉट डिजायरेबल फॉर अस, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इट रेड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, मतलब सिलेक्शन तो हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? इन्फीरियर प्लांट की वजह से। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। अब इसका अब क्या किया फिर साइंटिस्ट ने, क्या ईयर टू रो मेथड का इन्होंने कर दिया मॉडिफिकेशन, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया भैया कि यहाँ पे जो इन्फीरियर है उसको हटाया जाना चाहिए। अब कैसे हटाए जाएंगे, यहाँ पे तुम्हारे को लिख दूँ कि यहाँ पे किया जा रहा है प्रोजनी टेस्ट, और प्रोजनी टेस्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोजनी टेस्ट वी कैन रिमूव द इन्फीरियर प्लांट विच आर नॉट शोइंग टू सुपीरियरिटी ओवर दी चेक वेराइटी। ठीक है, ये इसमें होता है। अब देखो फर्स्ट ईयर के अंदर वापस हम लेते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर क्या ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ठीक है, और जहाँ पे ओपन पॉलिनेशन हो रहा है सभी प्लांट के अंदर, फिर क्या है वहाँ क्या फिनोटिपिक, फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट को हमको सेलेक्ट कर लेना, और फिर क्या करना, सेकेंड ईयर के अंदर आपने जो प्लांट सेलेक्ट किए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर विच आर शोइंग द सुपीरियरिटी, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द फिनोटाइप। ठीक है ना, फिनोटिपिकली जो सुपीरियर दिख रहा है ना, कि अपीयरेंस के बेसिस पे जो सुपीरियर दिख रहे हैं कि भैया इसका कोब बड़ा है, इसमें ग्रेन्स भी बड़े हैं, इसकी हाइट भी ठीक ठाक है, तो सब कुछ अच्छा कैरेक्टर्स उसमें दिख रहे हैं, तो फिनोटिपिकली उन प्लांट को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब सेकेंड ईयर में उन प्लांट का हमें प्रोजनी रो में ग्रो करना है। ठीक है ना, प्रोजनी रो में कैसे ग्रो करेंगे,
उसका जस्ट कुछ नहीं करना, सेकेंड ईयर के अंदर वो जो सेलेक्ट प्लांट किए, सपोज करो कि 100 में से हमने सेलेक्ट कर लिए फिनोटिपिकली 80 प्लांट, और उन सारे 80 प्लांट को हमने सेकेंड ईयर में जाके एक उसको एक बोलते हैं रेप्लिक, मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पे वो एक मेथड नहीं, प्रोजनी टेस्ट का एक फॉर्म है रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल। यहाँ पे इन्होंने किया नहीं है, एक्चुअल में जो आपने सेलेक्ट किया उसको एक क्या बोलते हैं, चेक वैरायटी के साथ में कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना, उसको कंपेयर किया जाता है, एक वो भी होता है। और नहीं कर रहा है तो एज इट इज़ उगा दो। अब जो सेकेंड ईयर के अंदर जो सुपीरियर दिख रहा है ना, उसी को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ले जाना है, ठीक है ना, उसी को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाना, और उसके बाद में उसमें ओपन पोलिनेशन करवाना अगेन। ईयर 2 उसमें रोज़ के अंदर नहीं उगाना है थर्ड ईयर के अंदर, लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर रोज़ में जो आपने 100 में से 80 प्लांट सेलेक्ट किए हैं उन सभी को रोज़ में उगाना है, ठीक है, उनको रोज़ में उगाना है। उसमें से फिर सुपीरियर प्रोजनी को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, उनको आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेकेंड ईयर के अंदर जो सुपीरियर आपको सपोज करो कि 80 प्लांट सेलेक्ट किया आपने, 80 को आपने उगा दिया सेकेंड ईयर के अंदर, आपको 80 में से लगा कि 25 ओनली, वन से लेके 25 प्लांट आपको सुपीरियर आए सेकेंड ईयर में, और रिमेनिंग 26 से लेके 80 तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, तो आपको 1 से लेके 25 प्लांट जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फर्स्ट ईयर के अंदर है, उन प्लांट को आपको थर्ड ईयर में उगाना है, न कि सेकेंड ईयर में जो सुपीरियर आए हैं उन प्लांट को उगा देना है, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन हो जाता है, चेंजेज आ जाते हैं, सेकेंड ईयर वाले प्लांट को इसलिए नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईयर के अंदर सुपीरियर आते हैं उसको सेकेंड ईयर में ग्रो करते हैं, जो सेकेंड ईयर में जो सुपीरियर शो कर रहा है जो प्लांट, उन प्लांट को फर्स्ट ईयर से सीड को लेना है थर्ड ईयर में ग्रो करने के लिए। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के अंदर रोज़ में उगा लिया, जो रोज़ में सुपीरियर दिखे उन प्लांट को हम फर्स्ट ईयर से सेलेक्ट करेंगे, टैग लगा रखे हैं, मतलब कि प्लांट नंबर 1 में, मतलब कि एक पॉलीथीन बैग है जिसके अंदर 100 ग्राम सीड है, तो 100 ग्राम सीड को हम सेकेंड ईयर में ग्रो नहीं करते, एक्चुअल में प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, 100 ग्राम सीड को हम ग्रो नहीं करते, उनमें से केवल 50 प्लांट को सेकेंड ईयर में सोइंग करते हैं। और ऐसे ही प्लांट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 80 तक, तो ऐसे हम करते हैं। अब प्लांट नंबर जो 1 है वो आपको सुपीरियर दिखाएगा, तो अपने 50 जो 100 ग्राम था 50 तो आपने सेकेंड ईयर में ग्रो कर लिया, अब जो रिमेनिंग जो 50 बचा है ना उसको हम थर्ड ईयर में ग्रो कराएंगे, जो कि एक्चुअली फर्स्ट ईयर का सीड है वो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बाद में जो फोर्थ ईयर के अंदर क्या करना है, जो सेकेंड ईयर में जो चीज़ की थी वो थर्ड ईयर के फोर्थ ईयर में करना है, ठीक है ना। क्या करेंगे फोर्थ ईयर के अंदर, जो थर्ड ईयर से जो सुपीरियर प्लांट बने हैं उसको रोज़ में उगाना है, और जो सुपीरियर दिखते हैं उसको फिफ्थ ईयर में उगाना है, और जो सीड लेना है वो थर्ड ईयर से लेना है। ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक है ना। बाद में PYT MYT और सीड डिस्ट्रीब्यूशन होगा फार्मर के लिए। अब इसमें मेरिट क्या है प्रोजनी सिलेक्शन का, सबसे बड़ा मेरिट है कि ये प्रोजनी टेस्ट होता है। इसमें प्रोजनी सिलेक्शन में क्या हो रहा है, ईयर टू रो मेथड में क्या हो रहा है, प्रोजनी टेस्ट हो रहा है कि सुपीरियरिटी चेक करते हैं बाय दी सोइंग द सीड, ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, ओके। सबसे बड़ी बात है इसमें प्रोजनी टेस्ट होता है, सोइंग करके देखते हैं, उसका टेस्ट करके देखते हैं कि सुपीरियर है या नहीं है, नहीं कि उसका फिनोटाइप देख लिया अच्छा दिख रहा है उसको सिलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता। और सेकंड है कि इसमें इनब्रीडिंग नहीं होती है ना, इनब्रीडिंग यानी कि सेल्फिंग नहीं चल रही है। सेल्फिंग मतलब कि ओपन पॉलिनेशन हो रहा है ना, तो कोई किसी के साथ भी फर्टिलाइज हो रहा है तो उसमें इनब्रीडिंग कैसे होगा। इनब्रीडिंग का मतलब है सेल्फिंग, मतलब कि जो जितना ज़्यादा आपस में मेटिंग होगा ना, जो जितना ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड पेरेंट के अंदर, क्लोजली रिलेटेड पेरेंट में जितना ज़्यादा मेटिंग होगा इनब्रीडिंग उतना ही ज़्यादा होता है। मतलब कि वो ख़राब एलील है, ख़राब जीन है, जो बैड कैरेक्टर है वो ज़्यादा आते हैं, इसलिए डाइवर्स मेटिंग होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड क्या, सिलेक्शन स्कीम इज़ रिलेटिवली ईजी एंड सिंपल,
वो तो बता ही दिया था, इजी दिख ही रहा, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। वो मॉडिफिकेशन में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा प्रोजनी सिलेक्शन प्रोजनी टेस्ट होता है सेकेंड ईयर के अंदर। और डीमेरिट क्या है? डीमेरिट, सबसे बड़ा डीमेरिट तो वही है, यहाँ पे भी अगेन ओपन पोलिनेशन हो रहा, कोई कंट्रोल नहीं है पोलिनेशन का, कि कोई इन्फीरियर भी पोलिनेट कर रहा है, सुपीरियर भी पोलिनेट कर रहा है ना। तो और जो सिलेक्शन हो रहा है वो मैटरनल पेरेंट के बेसिस पे हो रहा है। यहाँ पे भी समझने की बात है कि जो सिलेक्शन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मैटरनल पेरेंट। मैटरनल पेरेंट का मतलब है कि जो मेल प्लांट है पोलिनेट कर दिया फीमेल को, सीड बन रहा फीमेल प्लांट पे, तो फीमेल प्लांट से ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं मेल प्लांट के बेसिस पे, है ना। हम सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं मेल प्लांट के बेसिस पे, ठीक है, नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है वहाँ पे, मेल प्लांट के जो मतलब कि जो एक्चुअल हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, दिमाग लगाओगे तो क्या करना चाहिए इसमें, यहाँ पे हमें जो मेल प्लांट के जो सुपीरियर पोलन है उन्हीं को पोलिनेट करना चाहिए, मेल प्लांट जो फीमेल प्लांट है उनको। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो मेल प्लांट के सुपीरियर पोलन है और इन्फीरियर पोलन है उन सभी को फर्टिलाइज करवा रहे हैं, ठीक है। और जिससे क्या हो रहा है, सिलेक्शन, वी आर डूइंग द सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैटरनल प्लांट पेरेंट ओनली, ओके। और सेकंड क्या है, द सिलेक्शन टाइम इज़ 2 years एंड दस द टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्शन इज एज मच इन द केस ऑफ मास सिलेक्शन। मतलब जैसे मास सिलेक्शन में टाइम चाहिए वैसे ही जस्ट इसमें भी टाइम चाहिए, 2 साल का टाइम चाहिए इसमें सिलेक्शन के लिए, है ना। पहले तो ओपन पोलिनेशन, दूसरा मिक्सिंग करना, और ठीक है, और मॉडिफिकेशन में तो 3 साल लग जाता है। ये आपका हो गया क्या बोलते हैं, मास सिलेक्शन, और दूसरा हो गया आपका प्रोजनी सिलेक्शन, ठीक है। टूडेज क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द रिकरेंट सिलेक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन एंड देयर मेरिट एंड डीमेरिट, ओके। इफ़ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी regarding my slide or regarding the presentation, okay, so you can discuss with me through the Google Classroom, okay. Thank you so much, students.